हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कोलेजन सिंथेसिस और स्ट्रक्चर की। तो ठीक है, कोलेजन सिंथेसिस भी हम देखेंगे और कोलेजन का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो ये पूरा हमें आज समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड जो डिजीज़ है जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा उसको भी हल्का सा देख लेंगे, और एहलस-डायलन सिंड्रोम इसको भी हम हल्का सा देख लेंगे, और बाकी इन डिजीज़ के बारे में आगे सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, ये हमारा कोलेजन सिंथेसिस स्टार्ट यहाँ होता है फाइब्रोब्लास्ट में। और ये देखिए, कोलेजन सिंथेसिस न्यूक्लियस से लेके ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स तक ये पूरा सिंथेसिस होता है कंप्लीट। मीन्स यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ कंप्लीट होता है। तो देखिए कैसे। देखिए, फाइब्रोब्लास्ट का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए हुआ, डीएनए से आरएनए बना, तो इसको हम क्या बोले, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से यहाँ एमआरएनए बन गया, एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आया, और ये जो एमआरएनए बना है इसमें अब ये ट्रांसलेशन होगा यहाँ राइबोसोम पे। तो जब ट्रांसलेशन होगा तो एमआरएनए से ये प्रोटीन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोटीन बना इसमें देखेंगे सिग्नल सीक्वेंस वगैरह सब होगा। तो इस यहाँ पे अब ये हम इसको बोल देते हैं प्री प्रो कोलेजन। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर यहाँ पे प्री प्रो कोलेजन बन गया। ठीक है, अब ये प्री प्रो कोलेजन इस राइबोसोम के अंदर चला जाता है और राइबोसोम के अंदर पहुंच गया प्री प्रो कोलेजन। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि ये प्री प्रो कोलेजन है। अब इस प्री प्रो कोलेजन के बारे में आगे देखिए क्या बताया गया कि सिंथेसिस ट्रांसलेशन ऑफ कोलेजन अल्फा चेन। तो ट्रांसलेशन ऑफ कोलेजन अल्फा चेन यहाँ पे होता है राइबोसोम पे। और उसके बाद फिर क्या है कि इसको हम बोलते हैं प्री प्रो कोलेजन। और ये देखिए प्री प्रो कोलेजन ये हो गया। और यूजुअली इसके बारे में बताया गया कि ग्लाइसिन होता है, फिर एक्स कोई अमाइनो एसिड होगा, फिर वाई अमाइनो एसिड होगा, फिर ग्लाइसिन होगा, फिर एक्स वाई ग्लाइसिन, एक्स वाई ग्लाइसिन, ये पूरा इसका सीक्वेंस होता है। इस तरह से ये अरेंज होता है। और ये बताया गया कि ये जो एक्स है ये मोस्ट प्रोबेबली प्रोलीन होता है, और ये वाई जो है ये मोस्ट प्रोबेबली लाइसिन होता है। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये चेंज हो सकता है। और उसके बाद फिर क्या है, ये ऑफन हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन। तो ये जो है ना, लाइसिन और प्रोलीन, ये बाद में हाइड्रोक्सिलेशन इनका हो जाता है, तो इनको हम हाइड्रोक्सी प्रोलीन बोलते हैं और हाइड्रोक्सी लाइसिन बोलते हैं। अभी आगे इस स्टेप में हम देख लेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए, कोलेजन इज 1/3 ग्लाइसिन। तो कोलेजन फाइबर जो पूरा होते हैं, कोलेजन बंडल, इसमें 1/3 ग्लाइसिन ही होता है। देखिए कितना ज़्यादा ग्लाइसिन होता है, क्यों? क्योंकि जो अल्फा चैन है कोलेजन की, इसमें हर थर्ड नंबर पे ग्लाइसिन हुआ, यानी 33% ग्लाइसिन इसमें अल्फा चैन में होगा। और यही अल्फा चैन मिल के बनाती हैं, तो जितनी भी अल्फा चैन होंगी सब में 30% ये ग्लाइसिन होगा। तो इस वजह से पता चला कि पूरे कोलेजन की हम बात करें तो उसमें 1/3, ठीक है, यानी 33% ये ग्लाइसिन होता है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि ग्लाइसिन कंटेंट ऑफ कोलेजन इज लेस वेरिएबल देन दैट ऑफ लाइसिन एंड प्रोलीन। तो ये बताया जा रहा है कि ग्लाइसिन का जो कंटेंट है कोलेजन में 33% या 1/3, ये ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता है, जबकि लाइसिन और प्रोलीन का वेरिएबल होता है। क्यों? तो देखिए, लाइसिन और प्रोलीन भी तो 33% होना चाहिए, क्योंकि तीन ही यहाँ पे बात ही की गई, तीन अमाइनो एसिड की। तो 33% ये, 33% प्रोलीन और 33% लाइसिन। तो ये, लेकिन ये 33% जो ग्लाइसिन का है ये वेरिएबल नहीं होता है, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है और बहुत कम इसमें चेंजेस आते हैं। जबकि ये प्रोलीन और लाइसिन का जो 33% का रेशियो है, ये इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इसमें चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, इसमें ग्लाइसिन वाले में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, यही यहाँ बताया गया है। और उसके बाद फिर देखिए सेकंड स्टेप हाइड्रोक्सिलेशन। तो ये जो चैन बन गई है पूरी, जिसको हम प्री प्रोकोलेजन बोले, इसके बाद अब देखिए इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है। और यहाँ पे इंजाइम वर्क करता है प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज या लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो जो प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज वर्क करेगा तो प्रोलीन को हाइड्रोक्साइल करेगा, और लाइसिन वर्क करेगा तो लाइसिन का हाइड्रोक्सिलेशन कराएगा। तो यही देखिए यहाँ पे है, हाइड्रोक्सिलेशन होगा। तो देखिए हाइड्रोक्सिलेशन, सी से पता चला कि हमको याद रखना कि ये विटामिन सी के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ये दोनों एंजाइम विटामिन सी डिपेंडेंट होते हैं इस वजह से। और क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोलीन एंड लाइसिन रेसिड्यूज। तो प्रोलीन और लाइसिन के जो रेसिड्यूज हैं इन्हीं का हाइड्रोक्सिलेशन होगा, ग्लाइसिन का नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। और इनको ज़रूरत होती है विटामिन सी की, और विटामिन सी की डिफिशियंसी होगी तो स्कर्वी हो जाएगा। तो हमको समझ में आ गया स्कर्वी क्यों होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे जो ग्लाइसिन होता है ना, हर थर्ड नंबर पे, ये यहाँ ग्लाइसिन है, फिर 1 2 थर्ड नंबर फिर ग्लाइसिन, फिर 1 2 थर्ड। तो ये जो जब ट्विस्ट होते हैं ना, इस तरह जब मुड़ते हैं, उसमें ये ग्लाइसिन जो है स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ये बहुत शॉर्ट चेन इसकी होती है, इस वजह से ये ट्विस्टिंग में हेल्प करता है। तो इसलिए ग्लाइसिन इतना ज़्यादा इसमें होता है, ये हमने यहाँ बता दिया।
और उसके बाद फिर देखिए अब क्या हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे हो गया हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। तो हाइड्रोक्सिलेशन देखिए ये हो गया प्रोलीन और लाइसिन का, और इसमें विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद ग्लाइकोसाइलेशन अब होगा अगला स्टेप। तो देखिए ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज ऐड होगा, और ये कहाँ होता है तो वो बताया जा रहा है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रो अल्फा चैन का ग्लाइकोसाइलेशन होगा। और कहाँ होगा तो हाइड्रोक्सी लाइसिन रेसिड्यूज। तो ये जो हाइड्रोक्सी लाइसिन है, लाइसिन पे जो हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, तो ये हाइड्रोक्सी लाइसिन रेसिड्यूज हो गया, तो यहीं पे ग्लाइकोसाइलेशन होगा। और उसके बाद फिर क्या है, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोकोलेजन। अब जब ग्लाइकोसाइलेशन हो गया, तो ग्लाइकोसाइलेशन के बाद ये जो एक अल्फा चैन है, दो अल्फा चैन और आएंगी, यानी एक दो तीन, तीन अल्फा चैन आएंगी, और ये आपस में ट्विस्ट होंगी, आपस में इस तरफ देखिए ये बनाएंगी। तो वही है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोकोलेजन वाया हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये तीन अल्फा चैन आपस में मिलेंगी ग्लाइकोसाइलेशन के बाद, और ये बनाएंगी प्रोकोलेजन। और प्रोकोलेजन बनाते वक्त जब इसमें ट्विस्टिंग होगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। इनके बीच में हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसकी वजह से ट्रिपल हेलिक्स ऑफ थ्री कोलेजन अल्फा चैन्स। तो थ्री कोलेजन अल्फा चैन का ट्रिपल हेलिक्स हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए तीन कोलेजन ये मिलके इस तरह बना रहे हैं, ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया, ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन ये हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या बताया गया, अब प्रॉब्लम फॉर्मिंग ट्रिपल हेलिक्स। तो ट्रिपल हेलिक्स के फॉर्मिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है। और ये ट्रिपल हेलिक्स में देखिए दो तीन चीज़ें होती हैं, कैसे ये ट्रिपल हेलिक्स बनता है। सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पे हर थर्ड पोजीशन पे ग्लाइसिन होता है, और ये ग्लाइसिन सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, इस वजह से ट्विस्टिंग में ये हेल्प करता है। तो अगर ग्लाइसिन प्रोड्यूसिंग जीन अगर डिफेक्टिव हो गए, तो यहाँ ग्लाइसिन नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से ये ट्रिपल हेलिक्स प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इस वजह से अगर ग्लाइसिन जीन डिफेक्टिव हो रहे हैं, तो ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कॉज कर सकते हैं। या इसी तरीके से देखिए प्रोलीन या लाइसिन जो है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सी लाइसिन, इनमें भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो भी ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हुक की तरह काम करते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये इन्हीं के बीच में बनता है। और ग्लाइकोसाइलेशन में प्रॉब्लम है तब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ग्लाइसिन इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ग्लाइसिन की कमी की वजह से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हमको देखने को मिलेगा। और उसके बाद देखिए चौथा स्टेप क्या है, तो चौथे स्टेप में देखिए बताया गया कि एक्सोसाइटोसिस ऑफ प्रोकोलेजन इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो देखिए ये जो हमारा प्रोकोलेजन बना था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो ये प्रोकोलेजन अब देखिए यहाँ से गोल्जी अपैरेटस में जाएगा। गोल्जी अपैरेटस क्या होती है, ये पोस्ट ऑफिस होती है। फिर गोल्जी अपैरेटस इसको वेसिकल्स में पैक करेगा और बाहर भेज देगा। तो ये देखिए बाहर आ गया, और ये एक्सोसाइटोसिस इसकी हो गई। तो वही बताया गया कि एक्सोसाइटोसिस होगी प्रोकोलेजन की इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये प्रोकोलेजन आ गया। अब क्या होगा, तो देखिए फिफ्थ स्टेप में कि प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग। तो ये जो कोलेजन प्रोकोलेजन आया, इसमें प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग होगी, और यहाँ पे जो इंजाइम वर्क करता है कोलेजन पेप्टाइडेज। तो कोलेजन पेप्टाइडेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये देखिए ये क्या करता है, क्लेवेज ऑफ डाइसल्फाइड रिच टर्मिनल रीजन्स ऑफ प्रोकोलेजन। तो ये जो डाइसल्फाइड रिच कोलेजन का जो ये रीजन है ना, इसका क्लीवेज कर देता है ये कोलेजन पेप्टाइडेज। तो कोलेजन पेप्टाइडेज देखिए ये जो किनारे से ये लूज भी होता है ना, ये लूज होने का चांस भी रहता है, तो इसको ये रिमूव कर देता है, इसका क्लीवेज कर देता है। और इनसॉल्युबल ट्रोपोकोलेजन, अब ये जो प्रोकोलेजन था, इसको अभी जब इसमें से डाइसल्फाइड रिच टर्मिनल को अलग कर दिया, तो उसकी वजह से ये इनसॉल्युबल ट्रोपोकोलेजन बन गया। तो देखिए प्रोकोलेजन से ये ट्रोपोकोलेजन बन गया, देखिए यहाँ ट्रोपोकोलेजन बताया गया। अब ये ट्रोपोकोलेजन देखिए असेंबली एंड अलाइनमेंट। तो यहाँ से एक ट्रोपोकोलेजन बना, तो ऐसे कई ट्रोपोकोलेजन बनेंगे, तो ये सारे ट्रोपोकोलेजन एक दूसरे के करीब आएंगे। तो यही है कि कोलेजन असेंबल्स इन फाइब्रिल एंड अलाइन फॉर क्रॉस लिंकिंग। तो कोलेजन अलाइन हो जाएंगे और रेडी हो जाएंगे क्रॉस लिंकिंग के लिए। तो देखिए ये सेल्फ असेंबलिंग इनटू कोलेजन फाइब्रिल्स। तो देखिए सेल्फ असेंबलिंग यहाँ पे हो गई। और उसके बाद आखिरी स्टेप क्या है, क्रॉस लिंकिंग। अब जब इनकी सेल्फ असेंबलिंग हो गई, उसके बाद क्रॉस लिंकिंग होगी। तो देखिए reinforcement of staggered tropocollagen molecules by covalent lysine hydroxylysine cross linking by copper containing lysyl oxidase to make collagen fibers। तो अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो ट्रोपोकोलेजन थे जो कि स्टैगर्ड थे यानी कमज़ोर थे, इनको अब मजबूत करने के लिए क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होता है, तो लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन के बीच में होता है, और ये क्रॉस लिंकिंग होती है। और यहाँ पे कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है जिसको हम लाइसाइल ऑक्सीडेज बोलते हैं। तो ये लाइसाइल ऑक्सीडेज इनकी क्रॉस लिंकिंग कराता है, और ये खुद लाइसिल ऑक्सीडेज जो होता है ये कॉपर कंटेनिंग होता है, ठीक है। और टू मेक कोलेजन फाइबर्स, तो अब इसके ज़रिए कोलेजन फाइबर्स बन गए। तो यही यहाँ बताया गया
कि रेनफोर्समेंट ऑफ स्टेगर ट्रोपोकोलेजन मॉलिक्यूल बाय कोवेलेंट लाइसिन हाइड्रोक्सी लाइसिन क्रॉस लिंकिंग बाय कॉपर कंटेनिंग लाइसिन ऑक्सीडेज टू मेक कोलेजन फाइबर्स। तो यही बताया गया कि कोलेजन फाइबर्स बनाने के लिए ये जो ट्रोपोकोलेजन है जो कि अभी बिखरे हुए हैं, कमज़ोर हैं, ये मजबूत हो जाते हैं। एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है लाइसिन ऑक्सीडेज, जो कि कॉपर कंटेनिंग होता है और ये क्रॉस लिंकिंग करा देता है लाइसिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन के बीच में। तो इसकी वजह से कोलेजन फाइबर्स की सिंथेसिस हो जाती है। अब देखिए उसके बाद क्या बताया गया, क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन इंक्रीज विद एज। तो एज जिस तरह बढ़ती है उसी तरह से कोलेजन फाइबर्स की जो क्रॉस लिंकिंग है वो भी बढ़ जाती है। इस वजह से कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ इनकी मजबूत और हो जाती है और स्क्रीन हार्ड हो जाती है। तो बाद में देखिए टिश्यू वगैरह हार्ड हो जाते हैं। शुरू में चाइल्डहुड के पीरियड में क्रॉस लिंकिंग कम होती है, इस वजह से स्किन वगैरह मुलायम होती है। आगे जाके ये स्किन हार्ड हो जाती है क्योंकि क्रॉस लिंकिंग जो होती है ये कोलेजन की ये एज के साथ साथ ये इंक्रीज होती है। और उसके बाद बताया गया प्रॉब्लम्स विद क्रॉस लिंकिंग। अगर क्रॉस लिंकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इस सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से मंकीज डिजीज हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली कोलेजन सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर की, कि कोलेजन सिंथेसिस कैसी होती है और इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर कब बनता है।